नमस्कार साथियों, मैं रोशन गुप्ता ई पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें पहला सा अपना प्यारा सा मोटिवेशनल कोर्स पढ़ लेते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और एक और है, मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। चलिए साथियों, अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी पूरी तैयारी, अगर पूरे वीडियो को अच्छे से आप देखते हैं और लगन से तैयारी करते हैं तो इस बार टीआरई 4.0 में जो है आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों। ठीक है, तो शिक्षक का एक सीट आपके लिए इस बार कंफर्म होने जा रहा है, तो अपने क्लास को रेगुलर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, 1826 में पहली बार हड़प्पा के बारे में किसने विवरण दिया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, बी अलेक्जेंडर कनिंघम, बी सी जॉन मार्शल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन। 1826 में पहली बार हड़प्पा के बारे में किसने विवरण दिया था? तो विवरण दिया था चार्ल्स मैसन ने, लेकिन हड़प्पा की खोज किसने किया था साथियों, ये पूछेगा तो आपको बताना है दयाराम साहनी। क्या बताना है साथियों? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो खोज किया था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। कब किया था खोज? तो खोज किया था 1921 में। कब किया था साथियों? 1921 में किया था। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये भी कई बार प्रश्न आया है। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कई बार प्रश्न आया है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे साथियों? रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल लकड़ी से बनाई गई नालियों का प्रमाण देता है? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है रोपर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियां। काली बंगा। तो ये तो कई बार प्रश्न में यही आया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। आप याद रखने के लिए इसको रख सकते हैं कि राजस्थान में ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा गर्मी के कारण इंसान काले हो जाते हैं, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है साथियों, लोथल, इसमें आता है कि लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल पहले तो है कहाँ? तो लोथल है साथियों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आता है रोपर। रोपर कहाँ है? तो रोपर साथियों कहाँ है? तो रोपर पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, तो रोपर कहाँ है? रोपर है पंजाब में। ठीक है, कालीबंगन जो है, कालीबंगन किस नदी के किनारे है?
तो नदी के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। रोपर किस नदी के किनारे? तो रोपर है सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रश्नों में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे है। ठीक है। तो भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगन किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे। आप इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोट्स कहा गया है? सेंड्रोकोट्स, यहाँ पे लिखने में कुछ एरर हो गया है, इसको सही कर लेंगे। सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। ठीक है, ऐसे है सेंड्रोकोट्स। किस शासक को कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, सी अशोक और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा साथियों जवाब? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। अच्छा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका सेंड्रोकोट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था, नाम लिख ले चंद्रगुप्त का पहले, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था साथियों 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा, गद्दी पे कब बैठा? राज्याभिषेक कब हुआ इसका? राज्याभिषेक हुआ इसका, हुआ 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हो गई थी, वो मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई है? तो श्रवणबेलगोला में हुआ है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई है। बेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है साथियों? ये है कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और ये उपवास के द्वारा 298 ईस्वी में जल समाधि ले लिए थे बेलगोला के कर्नाटक में। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो अनुयायी था जैन धर्म का। जैन धर्म का अनुयायी था, अनुयायी था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को एक और प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था? जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो ये दीक्षा दिया था जैनी गुरु भद्रबाहु। कौन दिए थे? भद्रबाहु। ठीक है साथियों, एक प्रश्न से इतने सारे सवाल बनते हैं और ये सारे के ही सारे प्रश्न में आए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो ऑप्शन ए है 9वां अधिवेशन, 10वां, 11वां, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 10वां। किस वर्ष में, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो 10वें वर्ष में यात्रा की। अशोक के समय में ही एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? कलिंग युद्ध हुआ था अशोक के समय में। कलिंग युद्ध कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के कैमे वर्ष हुआ था? अशोक के राज्याभिषेक के कैमे वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। कैमे वर्ष हुआ था? 8वें वर्ष हुआ था। ठीक है। फिर प्रश्न आता है कि कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। 13वें शिलालेख में वर्णित है। शिलालेख में वर्णित है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपनी आस्था दिखाई थी? पहला ऑप्शन है भाब्रू, बी जोग्रा, सी मास्की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए भाब्रू। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में क्या होता है? 3 रत्नों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है बौद्ध, फिर धम्म या धर्म और संघ, जो कि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो महात्मा बुद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मौर्य काल में वार्ता क्या थी? तो पहला है अधिकारियों का दौरा, बी पशुपालन, सी कृषि कार्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों अधिकारियों का दौरा, ये गलत है। पशुपालन ये सही है। कृषि कार्य ये भी सही है। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक होगा सही। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा सही। तो ये मौर्य काल में जो वार्ता था ये बेसिकली 3 चीजों से संबंधित था। कितने चीजों से? 3 चीजों से संबंधित था। ठीक है। जिसमें पहला आता है, कलर में चेंज कर लेता हूं। पहला इसमें आता है वाणिज्य या व्यापार। दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है कृषि। तीसरा होता है पशुपालन। ठीक है। तो ये तीनों ही वार्ता में शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? रूप जीव या रूपा जीवा होगा, इसको सही कर दें हम। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? ठीक है साथियों, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो ऑप्शन है वाणिज्य और व्यापार पहला, बी पशुपालन और कृषि, सी दास्ता और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा साथियों? उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रूपा जीवा का जो मतलब था साथियों, रूपा जीवा का मतलब देह व्यापार करने वाली महिला को कहा जाता था। देह व्यापार करने वाली महिला को कहा जाता था। व्यापार करने वाली महिला को कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, कौटिल्य ने दासों की कितनी प्रकारें बताई थी? तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 8, तीसरा है 9, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 9। कौटिल्य ने दासों की कितनी प्रकारें बताई थी? तो दासों की 9 प्रकारें बताई थी कौटिल्य। तो कौटिल्य के बारे में जानते हैं। ये कौटिल्य जी कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। या चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे। इनका उपनाम है, उपनाम क्या क्या है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य का उपनाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है। ठीक है। अच्छा, इनकी एक प्रमुख कृति है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि राजनीति पे आधारित है। किस पे आधारित है? राजनीति पे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य ने किया था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? संग्रहण, संग्रह से ही पता चलता है कि पैसे के बारे में बात है, कोई भी चीजों का संग्रह करने की बात चल रही है। तो पहला है भूमि राजस्व, बी धर्म, सी न्यायिक पालिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि राजस्व। क्या होगा साथियों? भूमि राजस्व होगा। ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग पुनर्जागरण काल कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 12वीं से 14वीं शताब्दी, 13वीं से 15वीं शताब्दी, सी 14वीं से 16वीं शताब्दी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 14वीं से 16वीं शताब्दी। पुनर्जागरण काल कहां से प्रारंभ होता है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल कहां से प्रारंभ होता है? कहां से प्रारंभ होता है? तो पुनर्जागरण जो होता है साथियों, इसका प्रारंभ इटली से होता है। इटली की जो राजधानी है वो रोम है। इटली की राजधानी रोम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो कौन था? तो पहला ऑप्शन है साथियों धार्मिक सुधारक, बी तानाशाह, सी चित्रकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? चित्रकार। क्या होगा? सही जवाब चित्रकार होगा। माइकल एंजेलो की एक प्रमुख कृति है जिसका नाम है लास्ट जजमेंट। क्या नाम है साथियों? लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? माइकल एंजेलो। कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। ठीक है। अच्छा, एक और इनकी कृति है सिस्टीन चैपल सीलिंग। सिस्टीन चैपल सीलिंग। सिस्टीन चैपल सीलिंग।
ये भी किसकी कृति है? तो ये भी है माइकल एंजेलो की कृति है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष के मुख्य सचिव कौन थे? हर्ष के मुख्य सचिव, पहला ऑप्शन है अवंती, बी भंडी, सी नाद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा भंडी। हर्ष के मुख्य सचिव कौन थे? तो अब चलिए हर्ष के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हर्ष का पूरा नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है साथियों? हर्षवर्धन। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? पुष्यभूति वंश से। पुष्यभूति वंश से संबंधित था। पुष्यभूति वंश को एक और वंश के नाम से जानते हैं, उसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन वंश। अच्छा, हर्षवर्धन के बारे में कुछ और हम लोग जान लें। हर्ष, इसके दरबार में हर्षचरित, एक इनका पुस्तक लिखा गया था हर्षचरित। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है वान भट्ट। कौन है साथियों? वान भट्ट हर्षचरित के लेखक है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग को ही नीति का पंडित कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के पास राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो पहला ऑप्शन है माधवगुप्त, बी शरभ-केतु, सी हंसवेग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हंसवेग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हंसवेग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ष काल में किस अधिकारी को चाट और भाट कहा जाता था? अभी वर्तमान में खाने वाला चाट नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्व, दूसरा सैन्य, सी पुलिस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुलिस। इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी पुलिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने पहली बार संपूर्ण द्रविड़ राज्य पर विजय प्राप्त की थी? तो पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम, दूसरा विजयालय, सी परांतक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजराज प्रथम। इन्होंने पूरे द्रविड़ राज्य पे कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सिन्हल शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था? सिन्हल शासक मतलब श्रीलंका। सिन्हल मतलब श्रीलंका। पुराना नाम इसका सिन्हल था, वर्तमान नाम क्या है? श्रीलंका, जहां हनुमान जी चले गए थे उड़ के। चलिए, सिन्हल शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो पहला ऑप्शन है आदित्य प्रथम, दूसरा राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें एक तो ये सही है राजराज प्रथम और एक है राजेंद्र प्रथम सही जवाब। आदित्य प्रथम नहीं होगा। इन दोनों ने ही एक एक करके हराया था। सबसे पहले राजराज प्रथम ने हराया था इनको, उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने हराया था। इसने हराया था राजराज प्रथम ने 993 ईस्वी में हराया था और राजेंद्र प्रथम 1017 ईस्वी में हराया था। 1017 ईस्वी में हराया था। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्कराइट, बी जॉन के, सी
उपयुक्त अब्राहम डार्बी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्ज स्टीफेंस ने लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच रेलवे किस वर्ष शुरू किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1826, दूसरा 1829, 1833 और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कब शुरू किया गया था लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में रेलवे? तो शुरू किया गया था 1830 ईस्वी को, 1830 ईस्वी को शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रश्न आता है कि रेल का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ द वर्ल्ड, फादर ऑफ द रेल कौन कहे जाते हैं? तो स्टीफेंस, जॉर्ज स्टीफेंस। कौन कहे जाते हैं? जॉर्ज स्टीफेंस। फादर ऑफ रेल कौन कहे जाते हैं? जॉर्ज स्टीफेंस कहे जाते हैं। अच्छा, इंडिया अर्थात भारत में रेलवे का जनक कौन थे? तो डलहौजी थे। भारत में रेलवे के जनक कौन थे? भारत में रेलवे के जनक कौन थे? रेलवे के जनक कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, जो कि किसके शासनकाल में भारत में चालू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चालू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है डेविड रिकार्डो, बी मैकियावेली, सी एडम स्मिथ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टाइड क्या था? पहला ऑप्शन है नमक कर, बी कृषि कर, सी धार्मिक कर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर। फ्रांस में, ये टाइड जो है, कर है, टैक्स, वो फ्रांस से ही संबंधित है। तो अब फ्रांस के बारे में हम लोग कुछ जान लें। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था साथियों? 1789 ईस्वी में। इस समय शासक कौन थे? लुई 16वां। ठीक है, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित थे। लुई 16वां थे। अच्छा, फ्रांस में 3 स्टेट चला करता था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तृतीय स्टेट में गरीब किसान मजदूर वर्ग आते थे, मजदूर आते थे। अच्छा, जो टैक्स देना होता था, पादरी टैक्स फ्री था, तो कुलीन भी टैक्स फ्री था, मतलब इसको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स फ्री, कर नहीं देना पड़ता था, इसको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, टैक्स फ्री। सारा का सारा टैक्स किसको देना पड़ता था? तीसरे स्टेट के लोगों को देना होता था। तो इसमें से एक कर था टाइद, जो कि एक धार्मिक कर था और वो डायरेक्ट दिया जाता था चर्च को, पादरी को दिया जाता था। और एक और कर है टाइल। ये जो टैक्स है, ये सीधा राज्य को अदा किया जाता था, सीधा राज्य को अदा किया जाता था, राज्य को दिया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अच्छा टाइद क्या था? तो धार्मिक कर था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी या सेकेंड डिस्कोर्स, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, बी वॉल्टेयर, सी रूसो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सेकेंड डिस्कोर्स पुस्तक लिखा है रूसो। किसने लिखा है? रूसो जी ने लिखा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट किस द्वीप पर पैदा हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कोर्सिका द्वीप, दूसरा एल्वा, तीसरा सेंट हेलेना द्वीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब होगा कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप वर्तमान में फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित है। और सेंट हेलेना द्वीप के बारे में जाने तो नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पे ही हो गई थी। किस द्वीप पे हुई थी? सेंट हेलेना द्वीप पे ही मृत्यु हुई थी। जब 1815 ईस्वी का वाटरलू का युद्ध हुआ था, एक प्रसिद्ध युद्ध है साथियों वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था यूरोपियन और नेपोलियन के बीच में। यूरोपियन और नेपोलियन के ये बीच हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया था। नेपोलियन पराजित हो गया था। इसी युद्ध में पराजित होने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा था? तो प्रश्न आता है फ्रांस की गद्दी पे, फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन कब बैठा? नेपोलियन कब बैठा? तो इसका सही जवाब होगा 1804 ईस्वी में। कब बैठा था साथियों? 1804 ईस्वी में बैठा था। इनका सेंट हेलेना द्वीप पे मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था? 1821 में हो गया था। 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप पे हो गया था। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका कोर्सिका द्वीप पे नेपोलियन बोनापार्ट किस द्वीप पे पैदा हुआ था? तो जन्म लिया था कोर्सिका द्वीप पे, मर गया था सेंट हेलेना द्वीप पे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है डिडरो, बी रूसो, सी मॉन्टेस्क्यू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू। ये मोस्ट VVI है साथियों, इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी पुस्तक जिसके बारे में हम अभी बता रहे हैं वो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने दामों में खरीदा था? ठीक है, तो इससे क्या मतलब हो जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, तो पहला इसमें ऑप्शन है 50 लाख जीतल में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख जीतल में, अगला ऑप्शन है 2 लाख जीतल में, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 लाख जीतल में। ऑप्शन नंबर बी कितना? 1 लाख जीतल में। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश गुलाम था। किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शुरू में तो गुलाम था, लेकिन बाद में क्या बन गया? इसका दामाद भी बन गया। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न आता है इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान, ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो प्रश्न आता है प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम
शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये सब किस वंश से संबंधित थे? तो ये सभी के सभी गुलाम वंश से संबंधित थे। किस वंश से? गुलाम वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जानते हैं? लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है। तो एक और प्रश्न आता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया? पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। चलिए, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1227 ईस्वी, दूसरा 1228 ईस्वी, सी 1229, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा 1229 ईस्वी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के शासनकाल में नायब ए मुमलिकित पद का सृजन हुआ था। तो पहला ऑप्शन है बहराम शाह, दूसरा अलाउद्दीन मसूद, तीसरा नासिरुद्दीन महमूद, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहराम शाह। ये बहराम शाह भी किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक है। कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश के बारे में ऐसे करके क्रम पूछ लेता गुलाम वंश का। तो पहला कौन था? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने स्थापना ही किया था। 1206 ईस्वी में। उसके बाद आया आराम शाह। कौन आया? आराम शाह। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया इल्तुतमिश। कौन आया? इल्तुतमिश आया। ठीक है। ऐसे इसके बाद रुकनुद्दीन आया था। ठीक है, जिसपे शाह तुर्काइन छाई रही थी। इसके बाद रजिया सुल्तान आई थी। ऐसे ही करके ये क्रम आगे चलता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बलबन को पहली बार किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? तो बलबन जो था वो गुलाम था इल्तुतमिश का। क्योंकि ये वंश ही पूरा का पूरा साथियों गुलाम वंश है, तो इसमें कोई ना कोई किसी न किसी का गुलाम ही रहा है। ठीक है। तो गुलाम बनाता ही क्यों था? तो सैनिक सेवा करने के लिए गुलाम बनाया जाता था। ठीक है। तो बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन गुलाम था किसका? बलबन के बारे में जानते हैं। तो बलबन गुलाम था। तो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका? इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है ना। बलबन ने रक्त और लौह की नीति लागू की थी। किसकी नीति? रक्त और लौह की नीति लागू की थी। लौह की नीति लागू की थी। बलबन ने ही सर्वप्रथम नवरोज प्रथा का प्रारंभ किया था और सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ किया था। किसका? सिजदा और पैबोस प्रथा
पैबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने ही किया था। ठीक है, तो बलबन को पहली बार किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? पहला है अमीर ए शिकार, दूसरा अमीर ए हाजिब, सी खासादार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी खासादार। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी खासादार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था? अभी भी देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय के जो भाई लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लेते हैं जिसमें मृत्यु होने के बाद उनको दफनाया जाता है। तो वैसा ही इसमें सल्तनत काल दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने किया था। तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में भी जान ही लिए, गुलाम वंश का है। चलिए अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन है गोंडवाना, दूसरा गुजरात, सी असीरगढ़, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा असीरगढ़। क्या हो जाएगा? असीरगढ़, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक प्रश्न ये भी आता है कि अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र कहाँ देखा था? तो सर्वप्रथम समुद्र अकबर ने कहाँ देखा था? गुजरात में देखा था। सर्वप्रथम समुद्र कहाँ देखा था? तो गुजरात में देखा था। किन्होंने? अकबर ने। सर्वप्रथम समुद्र अकबर ने कहाँ देखा था? तो ये गुजरात में देखा था, असीरगढ़। अच्छा, असीरगढ़ अकबर का अंतिम युद्ध था। तो ये कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। असीरगढ़ है कहाँ साथियों? तो असीरगढ़ वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? असीरगढ़ 1601 ईस्वी में जीता। और असीरगढ़ कहाँ है? तो असीरगढ़ है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? इबादत खाना जहाँ पे अल्लाह को, भगवान का प्रार्थना किया जाता था, उसको इबादत खाना कहते हैं। तो पहला प्रश्न है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, सी फतेहपुर सीकरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में कब स्थापना किया था इबादत खाना का? तो 1575 ईस्वी में किया गया था। 1575 ईस्वी में किया था अकबर ने इबादत खाना। कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में किया था। अगला प्रश्न है प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी युद्ध के समय पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा अकबर द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। क्या हो जाएगा? आलमगीर द्वितीय इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सबसे पहले यही आता है कि प्लासी का युद्ध था क्या, कब हुआ था? प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था। ठीक है, और किसके बीच हुआ? क्लाइव। और किसके बीच हुआ? क्लाइव के बीच हुआ। क्लाइव कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसमें क्लाइव की कूटनीति बड़ी काम आई। क्लाइव ने अपने कूटनीतिक
के द्वारा 1757 का, जो कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में विजय हासिल कर लिया। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो पहला ऑप्शन है हॉलवेल, बी बेंसीटाट, सी क्लाइव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंसीटाट। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी बेंसीटाट हो जाएगा। इस समय क्या हुआ था कि ये बक्सर का युद्ध हुआ कब था? सबसे पहले तो यही बात, बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 ईस्वी में। इसके बाद से अंग्रेजों का पैर पूरी तरह से भारत में हो गया। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बंगाल का शासक उस समय था मीर कासिम। मीर कासिम कहाँ का शासक था? बंगाल का शासक था। अच्छा, इन्होंने अपने साथ अब एक और लोगों को संग्रहित कर लिया। मीर कासिम थे और इन्होंने अपने साथ शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल सम्राट था, शाह आलम द्वितीय को अपने साथ ले लिया। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट थे। शाह आलम द्वितीय क्या थे? मुगल सम्राट थे। मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ी थी किसके साथ? तो ये लड़ा था बेंसीटाट के साथ। किसके साथ लड़ा था? बेंसीटाट के साथ लड़ा था। इसमें बेंसीटाट की बड़ी मानहानि हुई थी, इसीलिए अंत में बेंसीटाट को ब्रिटिशों ने यहां से हटा दिया और इनके जगह पे, बेंसीटाट के जगह पे जॉन कार्टियर को नियुक्त किया। इनको भेज दिया और बेंसीटाट की जगह पे किसको नियुक्त किया था? जॉन कार्टियर को। जॉन कार्टियर को नियुक्त किया। किनकी जगह? बेंसीटाट की जगह। बेंसीटाट की जगह को नियुक्त किया। किसके जगह पे? बेंसीटाट की जगह पे नियुक्त किया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी के प्रभारी कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है एलिस, बी हॉलवेल, सी बेरेलास्ट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलिस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एलिस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है फैजाबाद, जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या हो चुका है, में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है खान बहादुर, दूसरा लियाकत अली, सी मौलवी अहमदुल्ला, सी डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मौलवी अहमदुल्ला। क्या हो जाएगा? मौलवी अहमदुल्ला इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्थान। तो इसमें पहला देख लेते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर से किसने लड़ा था? उसके बाद झांसी, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद देख लेते हैं दिल्ली, उसके बाद देख लेते हैं कानपुर। चलो, जगदीशपुर से कौन लड़े थे? भारतीय नायक। भारतीय नायक कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई।
लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। और कानपुर से नाना साहब नाना साहब और तात्या टोपे, तात्या टोपे, जिनका नाम है राम तनु पांडेरंग। तात्या टोपे, तात्या टोपे, टोपा हो गया। तात्या टोपे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाता है कि अंग्रेज नायक कौन था जिन्होंने दबाया था। अंग्रेज कौन था? तो जगदीशपुर, इसमें तो ये जीत ही गए थे बाबू कुंवर सिंह, तो इसका तो खाली रहेगा। झांसी से जनरल हीरोज था, कौन था? जनरल हीरोज। अच्छा, उसके बाद लखनऊ से कैंपबेल, लखनऊ से कौन थे? कैंपबेल, ठीक है। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर। अंग्रेज कौन थे? निकलसन, निकलसन। चलिए, उसके बाद कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे। और अंग्रेज कौन थे? तो अंग्रेज थे कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर एक प्रश्न में, हर एक एग्जामिनेशन के प्रश्न में आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कब से हुआ था? सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कब से हुआ? तो प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ से हुई? ये भी प्रश्न आता है, कहाँ से हुई? तो ये हुआ मेरठ से। कहाँ से हुआ? मेरठ से। मंगल पांडे ने इसका शुरुआत करा था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो पहला ऑप्शन है इसमें डफरीन, बी रिपन, सी कर्जन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डफरीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था पहला, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार किस वर्ष विभाजित या टूटी थी? तो पहला ऑप्शन है 1905, 1920, 1907, 1909 और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1907। क्या होगा कि 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 का सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन, अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस।
ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार किस वर्ष विभाजित हुई थी? तो 1907 में हुआ था साथियों। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। इसी में नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजित हो गया था। नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजित हो गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है डफरीन, बी रिपन, सी कर्जन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डफरीन। ये तो कर ही चुके थे हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं 36। अगला प्रश्न है 37 नंबर। मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1907, बी 1908, सी 1909 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1908 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 हुआ था। इसमें दो मुख्य विद्रोही थे, ठीक है, खुदीराम बोस और सैफुद्दीन किचलू। खुदीराम बोस और कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी के तख्ते पर लटकने वाले व्यक्ति थे। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पे लटकने वाले व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र में। अच्छा, सैफुद्दीन किचलू ने क्या किया था कि ये आत्महत्या कर लिए थे। गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है। चलिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में हुआ क्या था कि किंग्स फोर्ट पे ये लोग बम बरसाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से वो बम कैनेडी के गाड़ी पे गिर गया। कैनेडी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो लोग थे उनके प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन गलती से उन्हीं के गाड़ी पे गिर गया, जिसमें दो महिलाओं का मौत हो गया, जिनमें से इनकी एक पत्नी थी कैनेडी की और उनकी एक बेटी थी। तो ये काफी दुखदायी समय था। हम भारतीय ऐसा नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? तो पहला ऑप्शन है 98, दूसरा 78, सी 87 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78। गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था वो किया था 12 मार्च 1930 से कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक। कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक किए थे, ठीक है। ये कितने दिन का टोटल मार्च था? तो ये कुल 24 दिनों का था। कितने दिनों का था? 24 दिनों का था। तो कहा जाता है इसी 6 अप्रैल 1930 को ही, जब ये दांडी मार्च कंप्लीट हुआ था, इसी दिन नमक कानून उन्होंने गांधी जी ने तोड़ा था। इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पे हुई थी? तो पहला ऑप्शन है बर्लिन, बी सैन फ्रांसिस्को, सी अटलांटा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुआ था 1913 में। कब हुआ था साथियों? स्थापना हुआ था 1913 में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, वैसे तो वो काफी ज्यादा संस्थापक थे, लेकिन मुख्य संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ठीक है साथियों, लाला हरदयाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान, ये अंतिम प्रश्न है साथियों। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक ऑप्शन नंबर ए 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 14 दिसंबर 1946, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा साथियों? 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा प्रथम उपाध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को किन्हें चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि ये सबसे वृद्ध थे उस समय। ठीक है, तो संविधान सभा में देखा गया उस समय सबसे वृद्ध थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको क्या चुना गया? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। तो इसमें पूछा जाता है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ये प्रश्न पॉलिटी में भी आप पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।